जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का जो प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स का टॉपिक था, उसमें दो टॉपिक था, एक डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में देखने वाले हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा था, डॉट प्रोडक्ट का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग था वो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड था, और प्रोजेक्शन किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट इवेलुएट कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये सारे मतलब इन सारी बातों पर हम लोग डिस्कशन होगा। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, फिर एग्जाम्पल वगैरह जो भी है उसको देखेंगे। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। अब सबसे पहली बात, क्रॉस प्रोडक्ट को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा, विच इज नोन एज राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका ज़रूरत इसमें पड़ने वाला है, इसलिए पहले हम लोग उसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो चलिए, इसमें राइट हैंडेड, आप पहले भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। अभी जो हमको समझना है वो है राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको ज़रा समझिए कि ये क्या चीज़ है और क्या बोलना चाहता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, भाई इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नया नहीं है, जो आप जानते हैं वही है। थोड़ा सा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट मतलब इंट्रोड्यूस होने वाला है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाई ये 3D है, जैसे ये एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस है, और इस पर एक परपेंडिकुलर जो कि जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग आई कैप बोलते हैं। वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको जे कैप बोलते हैं, और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको के कैप बोलते हैं। तो ये बात हो गई। ये तीनों ही कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है एक दूसरे पर मतलब परपेंडिकुलर होता है। हम ये बोल सकते हैं कि ऑल दीज एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात हो गई। यहाँ हमको समझना है, अभी जो मैंने ड्रॉ किया है तो ये पॉजिटिव वाला एक्स एक्सिस है, दिस इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, एंड दिस इज पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। यदि हम एक्स एक्सिस के ठीक अपोजिट ले ले तो वो उधर निगेटिव चला जाएगा, तो दैट इज निगेटिव एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस अभी इधर है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है। यदि हम इसको ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि एक्सटेंड करेंगे तो ये बन जाएगा आपको निगेटिव वाई एक्सिस। और जो ये जेड एक्सिस आप देख रहे हैं, इसके अपोजिट यदि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम इसको प्रोड्यूस करें तो ये बन जाएगा निगेटिव जेड एक्सिस। अब समझना ये है, ये कुछ इस तरीके से है, आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे सपोज ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड लेट से इट इज जेड एक्सिस। ये इस तरीके से है, आपको दिख रहा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, एंड दिस इज पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब समझिए राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट हैंडेड, इसमें होता क्या है, यदि आप इसको आप रोटेट करिए एक्स एक्सिस को राइट हैंड का आप इस फिंगर को, राइट हैंड का जो आप फिंगर है इसको आप कर्ल करिए, मतलब इसको मोड़िए। इसको यदि आप वाई एक्सिस की ओर मूव करते हैं तो ये जो थंब का जो डायरेक्शन है दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। मतलब when the fingers of right hand are curled away from x axis, away from positive x axis towards positive y axis in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में, ACW में
घड़ी तो ऐसे चले, मतलब घड़ी कैसे चलता है इस तरीके से, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यदि हम राइट हैंड के फिंगर को एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की ओर मूव कराएंगे तो ये जो मेरा थंब आप देख रहे हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और इसी को ठीक यदि हम अपोजिट डायरेक्शन में, यदि हम अपोजिट मूव करें कि वाई को एक्स डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो ये चला जाएगा मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब जेड जो पॉजिटिव था तो ये चला जाएगा निगेटिव डायरेक्शन में। इसी चीज़ को आप कैसे बोल सकते हैं, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड आर कर्ल्ड away from positive x axis towards positive y axis, then the thumb represent the direction of positive z axis, and if it is in the if it curled opposite in the opposite direction, then this thumb represent negative z axis, तो वो नेगेटिव जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। इसको स्क्रू सिस्टम भी बोलते हैं। एक स्क्रू आता है, यदि आप उसको घुमाएंगे ये कुछ इस तरीके से होता है। स्क्रू देखिए ये ऐसे होता है, इसका काम होता है कि कारपेंटर लोग यूज करते हैं, लकड़ी में वुड जो होता है उसमें आप इससे होल कर सकते हैं। तो यदि आप इसको इस स्क्रू को आप यदि मतलब एंटी मतलब क्लॉकवाइज में यदि हम मूव कराएंगे, क्लॉकवाइज में तो ये नीचे की ओर, नीचे डायरेक्शन में जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरा मतलब वुड का बना हुआ है, ये क्या है, ये तो मेरा ही पेपर वेट है, ऐसा ना हो कि ये ख़राब हो जाए। हम इसमें होल करेंगे नहीं। आप देखिए जैसे आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप कोई ऐसा सामान ना ले लीजिए कि आपका नुकसान हो, नहीं तो फिर आप कहिएगा कि हम करवा दिए। ये आप वुड में मतलब कोई रफ ले करके आप इसको यदि आप क्लॉकवाइज में मतलब यदि आप मूव कराते हैं तो ये नीचे जाएगा, ठीक है, ठीक है। और यदि एंटी क्लॉकवाइज में यदि आप मूव कराएंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज में, जिसको आप काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, तो ये अपने आप ऊपर की ओर डायरेक्शन मतलब ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। तो ये बात हो गई, इसको बोलते हैं स्क्रू, राइट हैंडेड स्क्रू सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हैं। सो दिस इज स्क्रू, ठीक है, ये हो गया। तो ये बात हो गई, ये इसमें समझना था और इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। तो भाई इसको यदि हम इस डायरेक्शन में, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप यदि एक्स एक्सिस से मतलब इसको आप एक्स एक्सिस को वाई की ओर यदि आप मूव कराएंगे, ऐसे यहाँ पर मतलब अपना थंब लाइए इस तरीके, राइट हैंड, सपोज ये राइट हैंडेड है ना, और ये इस तरीके से है, एक दो, कितना फिंगर हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया ना, इस तरीके से मतलब इसको यदि मोड़ा जाए इस तरीके से, सपोज इस तरीके से है, एक दो तीन, एक फिंगर भाई बनाना है, एक और बना देते हैं, हो गया इस तरीके से। आप समझ लीजिए कि मतलब मैंने ये बनाया, ठीक है। अब समझिए ये जो है मतलब x इधर जो गया था दैट इज x, और इस फिंगर को जो मैंने मोड़ा दैट इज y डायरेक्शन की ओर, y डायरेक्शन को। तो जैसे हम इसको मूव करेंगे तो ये जो मेरा थंब है, ये जो थंब है मेरा, दिस रिप्रेजेंट पॉजिटिव z एक्सिस, तो दिस इज कॉल्ड एज मतलब राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसी को ठीक उल्टा यदि हम घुमा दें, यदि इसी चीज़ को हम इस तरीके से घुमा दें, इसको ऐसे मूव करा दें, तो ये जो पॉजिटिव जेड था तो वो आपको निगेटिव जेड की ओर मिलने वाला है। तो ये जेड डैश आप बोल सकते हैं। सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बात हो गई। अभी हम लोग को समझना है क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो आइए क्रॉस प्रोडक्ट अभी जो हम लोग को समझना है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या नहीं तो इसी को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसको समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है
दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, या नहीं तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये बहुत ही आसान है। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स and theta is the angle between vector A and vector B, then cross product of these two vectors is given by, ये क्या होगा भैया, तो ये होगा आपको ए क्रॉस बी, समझिएगा ए क्रॉस बी ये होगा क्या, ये बोल रहा है कि आपके पास ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, लेट से दिस इज वेक्टर बी, ये वेक्टर है। और जैसा आपने अभी देखा है, क्या देखे हैं कि यदि हम ये मेरा एक्स एक्सिस था, यदि ये एक्स एक्सिस था, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और जैसे ही हम इसको रोटेट करते हैं, मतलब इस फिंगर को मूव करते हैं, तो मेरा थंब इस डायरेक्शन में, मतलब अपने आप ये डायरेक्शन आ जाता है। दूसरा आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे ये मतलब स्क्रू सिस्टम है, जैसे हम इसको मूव कराए, जैसे हम इसको घुमाए, तो अपने आप इसमें डायरेक्शन आ रहा है, अपने आप ये डायरेक्शन ले रहा है, मतलब ये ऊपर की ओर जा रहा है। और यदि हम दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब जैसे क्रॉस कर रहे हैं, वेक्टर का क्रॉस, तो जैसे इस ए को बी की ओर यदि हम ले जा रहे हैं, सपोज इस ए को हम बी की ओर, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, इसको यदि हम बी की ओर मूव कराए तो ये अपने आप एक डायरेक्शन आएगा, और वो डायरेक्शन क्या होगा, तो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। तो इसका फिगर हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं, वो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, और इस डायरेक्शन को हमने बोल दिया इस डायरेक्शन में जाएगा। तो लेट से इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मैंने लिखा एन कैप, दिस इज एन कैप, इस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या होता है वो समझना है। ए क्रॉस बी जो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर एन। ये दोनों मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ में जो आप ये देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको डायरेक्शन को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये जो भी यहाँ पर देख रहे हैं आप, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हुआ, ये जो आपको रिजल्ट दिया, तो दिस रिजल्ट कंसिस्ट मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो हम बोल देंगे दिस रिप्रेजेंट अ वेक्टर, देयरफॉर ए क्रॉस बी, मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वो क्या देता है, वेक्टर। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट, इसलिए इसका नाम रखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। तो आप इस बात को लिख सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट, इसका अब क्या काम है रख देते हैं इसको, यहाँ पर हम ये बता रहे हैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको एक वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, ये बात हो गई। अब समझिए ये जो एन कैप है, एन कैप परपेंडिकुलर है, ये जो ए और बी का फिगर बना हुआ है ये कुछ इस तरीके से है, ये आपका ए और बी ऐसे बना हुआ है, ये 3D फिगर है। तो सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। और ये जो एन कैप आप देख रहे हैं, एन कैप ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, मतलब ऐसे। भाई ये ऐसा नहीं समझ लीजिए कि ये ऐसा है, अभी ये 3D में बना हुआ है। तो ये ए एन वेक्टर बी, हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो ये जो एन कैप का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए
आप यदि इमेजिन कर रहे हैं कि भाई ये ऐसे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो आपको मतलब ए क्रॉस बी यदि ऐसे करेंगे तो थंब ऐसे आएगा, तो यूनिट वेक्टर हमको तब ऐसे लिखना पड़ेगा। हालांकि हम ये सोच के नहीं बनाए हैं कि ये और बी ऐसे हैं, हम ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि वेक्टर ए ऐसे हैं, वेक्टर बी ऐसे हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये एन कैप इधर है। अब समझिएगा, अब समझना ये है कि जैसे एन कैप यदि ये है, तो एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। हम ये भी बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है, ए पे भी परपेंडिकुलर होता है और बी पे भी परपेंडिकुलर होता है। फिर हम ये बोल सकते हैं कि एन कैप या ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन जो भी आता है, तो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। ये जिस प्लेन में है तो उस प्लेन पे ये प्लेन है तो इस पे तो ये परपेंडिकुलर है ही, तो हम ये बोल सकते हैं कि एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आई बात समझ में? तो ये बात लिखी हुई है। अब यहां से समझिए, इसी को यदि हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर दे, सपोज इसी चीज को अभी ऐसे लिखा हुआ है, यदि हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर दे, ऐसे मूव कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, तब इसका जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसका डायरेक्शन बन जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो जाएगा मतलब इस एन के अपोजिट डायरेक्शन। तो इधर एन कैप है तो इधर हो जाएगा माइनस एन कैप, ठीक उसका अपोजिट वही रहेगा। अब समझिए, यहाँ ए क्रॉस बी ये डिफाइंड है। अभी तक जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते थे, आप जब डॉट प्रोडक्ट लिए थे तो याद करिए ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, दैट्स ऑल, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं था। लेकिन अभी आप खुद ही देख रहे हैं कि दो वेक्टर को यदि आप रोटेट कर रहे हैं तो उसमें एक डायरेक्शन आता है, और वो डायरेक्शन किधर जाता है, तो दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो हम ये बात यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ पर ये बात मेंशन करना मतलब सही रहेगा कि भाई ये जो एन कैप है, एन कैप ये क्या है, इज यूनिट वेक्टर, दिस इज यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मतलब होता है दैट इज इसका जो मैग्नीट्यूड होगा एन कैप का, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। दूसरा क्या पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि मतलब एन कैप इज, एन कैप ये जो एन कैप है ये परपेंडिकुलर है वेक्टर ए पर, एंड एन कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। दोनों बात सही है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट इज एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, perpendicular to the plane containing वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये बात बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, ये बात हो गई। अब एक चीज जरा देखिए, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या दोनों सेम है? जब हम ए से बी गए, जब हम ए से बी जाएंगे, ए से बी करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन आएगा, ए क्रॉस बी करेंगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन आएगा ए क्रॉस बी। लेकिन जैसे ही उल्टा घुमा देंगे तो नीचे जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए के बराबर होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इट इज नॉट। हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ को, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर सकता है। आपने डॉट प्रोडक्ट में देखा था ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम ही होता था, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड आता है, स्केलर आता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉलो करता है। बट दिस डज नॉट फॉलो। हाँ, आप ये बोल सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए एक दूसरे के अपोजिट में है, तो आप यहाँ पर माइनस लगा दीजिए तो चलेगा। ए क्रॉस बी इज द जस्ट अपोजिट ऑफ बी क्रॉस ए, तो ये बात सही है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट जरा समझिए, ये ए क्रॉस बी यदि हमारे पास दिया हुआ था मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर एन। यदि हम इसमें दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगा दें, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड लगा दें दोनों तरफ, मतलब इस तरीके से कि ये ए क्रॉस बी दिया हुआ है और यहाँ पर ए वेक्टर बी साइन थीटा, और ये ऐसे लिखा हुआ है। यदि हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ऐसे लगा दें तो भाई
ये क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड तो ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। बी का मैग्नीट्यूड ऐसे ही रहेगा। साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और ये जो एन कैप है इसका मैग्नीट्यूड, तो ये नंबर है भाई साहब, तो ये नंबर ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा वैसे ही रहने वाला है। और ये जो यूनिट वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो कहने का मतलब हमारे पास ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा, समझिएगा ये क्या आया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का ये मैग्नीट्यूड आया। हम इसको दूसरे पेज में ले जा रहे हैं, हमारे पास क्या आया है रिजल्ट, ये ज़रा समझिए। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाला, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा आया। ये समझिएगा, हम इसको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा, मतलब शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए को मतलब या तो मॉडुलस एंड देन वेक्टर, या नहीं तो ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब जरा इसको देखिए भाई, ये क्या था, यहाँ पर देखिए ये हमारा इक्वेशन, इसको थोड़ा देर के लिए 1 मानिए, और ये जो है दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन है तो ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, तो ये आया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये आया है। तो यहाँ पर सेकंड मतलब हम यदि इस इक्वेशन में वो वैल्यू रख दे, यहाँ पर ये रख देंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या बनने वाला है। सो फ्रॉम फर्स्ट क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट कॉमा सेकेंड क्या बनेगा भैया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या मिला हमारे पास, ए बी साइन थीटा मिला, ए बी यहाँ पर भाई ए क्रॉस बी इक्वल टू, यहाँ पर जो भी चीज़ लिखा हुआ था ए बी साइन थीटा इंटू एन ऐसे लिखा हुआ था, तो हम ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या आया है ये, तो हम यहाँ लिखेंगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये लिखा और मल्टीप्लाइड बाय एन कैप। तो एन कैप का वैल्यू क्या होगा, एन कैप हो जाएगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका हो गया। यदि आपको 2 वेक्टर दे दिया है, कोई भी 2 वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और बोला जाए कि भाई उस पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी, मतलब 2 डायरेक्शन हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर या तो ये लिखे एंड ऑल्सो क्या हो सकता है, एक और हो सकता है जो उसके ठीक अपोजिट मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ऑल्सो एन कैप इक्वल टू, माइनस में भी एक आंसर हो सकता है ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो भाई इन जनरल तो हम बोल सकते हैं, दस हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि यदि हमको एन कैप निकालना है, एन कैप विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो इसको सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, प्लस माइनस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये एक फार्मूला बन गया और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और आगे बहुत इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा, तो इसको याद रखिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, और आगे ये काम देगा। तो ये बात तो नहीं लिखेंगे मतलब बोल दिया कि काम देगा तो देगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रिजल्ट बोलिए या फार्मूला बोलिए या जो भी बोलिए, तो ये रिजल्ट हो गया, इसको याद रख लेना है, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड हो गया। ये बात हो गई। अब जरा समझते हैं कि ए क्रॉस बी जैसे इस तरीके से डिफाइन था, तो कुछ केसेज होगा, सम इम्पोर्टेंट केसेज। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप समझिए, सम इम्पोर्टेंट केसेस। भाई क्या क्या केस हो सकता है, ये पुलिस मुकदमा वाला केस नहीं है ना। यहाँ पर देखिए क्या केस है, जैसे पहला इफ है ना, इफ थीटा सपोज 0 डिग्री हो गया, देन ए क्रॉस बी क्या होने वाला है, जरा बताइए, ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा ए बी और साइन 0 डिग्री एंड दिस इज यूनिट वेक्टर एन। तो भाई ये तो साइन 0 होता है तो 0, उस केस में आपको ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 0।
और ए क्रॉस थीटा जीरो कब हो सकता है? तो जब ए और बी या तो पैरेलल हो, कोलिनियर हो, या दोनों वेक्टर कोइंसाइड करें। मतलब जब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में हो, इसी डायरेक्शन में ए और इसी डायरेक्शन में वेक्टर बी, ये ऐसा हो तो वहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ऐसा भी सिनारियो हो सकता है कि ये वेक्टर ए रहा होगा और दूसरा वेक्टर यहाँ रहा होगा, द नेक्स्ट वेक्टर इज वेक्टर बी, मतलब इस तरीके से। तो यदि दो वेक्टर पैरेलल है तो भी हो सकता है, मतलब वेक्टर बी, तो थीटा यहाँ पर क्या आएगा? 0 डिग्री। हो सकता है कि अपोजिट डायरेक्शन में हो। कुल मिलाकर के इफ ए एंड बी इज पैरेलल, तो ये थीटा 0 कब हो सकता है? आप समझिए, मतलब इफ ए एंड बी इज पैरेलल, और क्या हो सकता है? तो इफ ए एंड बी आर कोलिनियर, तो भी हो सकता है कोलिनियर। और क्या हो सकता है भैया? तो इफ है ना, और ए एंड बी कॉन्साइड विथ ईच अदर, वही बात हुई, कॉन्साइड विथ ईच अदर, तो ये भी बात हो सकती है। तो मतलब इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इफ सपोज थीटा 90 डिग्री हो जाए, इफ थीटा 90 डिग्री हो गया तब क्या होगा? देन तो उस केस में ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर एन। साइन 90 आपका 1 होता है, तो ये सिंपली ए बी मल्टीप्लाइड बाई एन कैप, और ए और बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आप मैग्नीट्यूड रख दीजिए। तीसरा पॉइंट जरा समझिए कि इफ एनी वन, कोई भी एक वेक्टर, इफ ए 0 हो जाए और बी वेक्टर 0 हो गया, कोई भी एक वेक्टर 0 हो गया, नल वेक्टर हो गया, देन ए क्रॉस बी क्या होना चाहिए? देन ए क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो आपका नल वेक्टर होने वाला है। कोई भी एक वेक्टर 0 हो गया तो ए क्रॉस बी दैट विल बी नल वेक्टर। एक और यहाँ पर मतलब हम बोल सकते हैं फोर्थ पॉइंट, जैसे हम लोगों ने एक्स वाई जेड, हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड एक्सिस, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है आई जे के, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थ्रू आउट द डिस्कशन। तो इसीलिए हम ये देखना चाह रहे हैं कि सपोज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। चलिए अब बताइए आप कि क्या हो सकता है, और सोच करके बताइए। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, इसमें हम दो ले रहे हैं। जैसे पहले हमने आई क्रॉस आई लिया, तो भैया अभी तो मैंने बताया आई क्रॉस आई खुद से, तो एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। और जैसे ही 0 आएगा तो क्या होगा? 0। तो आई क्रॉस आई क्या होने वाला है? 0। सिमिलरली उसी तरह से जे क्रॉस जे क्या होने वाला है? तो 0, मतलब 0 लिखे या 0 वेक्टर लिखे। एंड के क्रॉस के क्या होने वाला है? के क्रॉस के, तो वो आपको होने वाला है 0, वेक्टर 0 या 0 लिखिए, ठीक है। दूसरा, यदि हम आपसे ये पूछे कि भाई आई क्रॉस जे बताइए, आई क्रॉस जे, समझने वाली बात है, आई क्रॉस जे, आई किसको बोलते थे? तो आई इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अलोंग एक्स एक्सिस, जे इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो भाई आई क्रॉस जे, अभी तो मैंने आपको बताया था, आई क्रॉस जे ये है आई, भाई भैया ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो ये आई हो गया और ये आपका जे हो गया। तो जैसे ही आई क्रॉस जे करेंगे तो किधर जाएगा? पॉजिटिव वाला लिया मैंने, आई क्रॉस जे तो क्या जाएगा? के, पॉजिटिव के बोलेंगे, समझिएगा। आई क्रॉस जे तो ये जाएगा प्लस के। सिमिलरली यदि आई क्रॉस जे, यदि हम जे से के जाएंगे ना, जे से के, आई जे के, देखिए जे क्रॉस के आप करके देखिए, आप खुद भी मतलब हाथ पैर अपना निकालिए, पैर नहीं हाथ ही निकालिए, इसको जे क्रॉस के करेंगे तो देखिए ये अपने आप थंब इधर आ रहा है, तो जे क्रॉस के जो हुआ के देगा, तो जे क्रॉस के क्या देगा? आई देगा। तो यहाँ पर हमको लिखना चाहिए जे क्रॉस, दिस इज जे क्रॉस के, तो ये दे देगा आई, और के क्रॉस आई, ये क्या है? के, और ये है आई, तो आई क्रॉस के करेंगे तो किधर जाएगा भैया? तो जेड, मतलब आई क्रॉस, सॉरी, के क्रॉस आई, तो किधर गया? जेड, जे डायरेक्शन में।
तो हम बोलेंगे आई जे के क्रॉस आई जो हुआ के क्रॉस आई, तो ये दिया जे डायरेक्शन। अब दूसरी बात जरा समझिए भाई, आई क्रॉस जे है तो के, अब मान लीजिए इसको उल्टा घुमा दीजिए, तो जे क्रॉस आई, तो जैसे ही जे से आई जाएंगे तो ये ऊपर ना होकर के नीचे, तो निगेटिव में, तो ऊपर प्लस जे तो नीचे माइनस जे, तो ये जो आई क्रॉस जे था के, तो इसको मतलब उल्टा घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यदि हमसे जे क्रॉस आई पूछेगा, जे क्रॉस आई तो क्या बोल देना है, तो माइनस के बोल देना है। यदि जे क्रॉस के आई है तो उल्टा जब घुमाएंगे तो ये के क्रॉस जे जैसे ही हमसे कोई पूछेगा तो बोलेंगे माइनस आई, और आई क्रॉस के करेंगे, इसको यदि उल्टा दीजिए तो आई क्रॉस के, तो ये हो जाएगा आपको, ये जे लिखाने वाला था मैंने चेंज कर दिया, आई क्रॉस के करेंगे तो ये देगा माइनस जे। तो इस तरीके से आप आई जे के का मतलब आप निकाल सकते हैं, आई क्रॉस जे। अब इसको मैंने डायरेक्ट जो उसका रिजल्ट है ये मैंने बता दिया। अब समझिएगा, जैसे आप चाहे तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, यदि इसको डिटेल में जाना चाहे, इसको आप डिटेल में जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम जा सकते हैं। जैसे इसको यदि आप डिटेल में जाना चाह रहे हैं तो आप डिटेल में खुद से भी बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आई क्रॉस जे क्या होता है, तो ये क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड मतलब ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, तो आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर एन। अब आई क्रॉस जे समझिएगा, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे मैग्नीट्यूड ऑफ आई, ये तो मतलब 1 होता है, यूनिट वेक्टर होता है, ये भी 1 होता है, और आई और जे के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर लेंगे आई और जे के बीच का एंगल साइन 90 डिग्री, ठीक है। और ये यूनिट वेक्टर मतलब आई और जे पे जो परपेंडिकुलर हो, तो आपने तो ऑलरेडी देख रखा था, आई और जे पे, आई और जे मतलब आई और जे पे परपेंडिकुलर कौन होता है, तो के, आई और जे पे परपेंडिकुलर कौन हुआ, के, तो यहाँ पर लिख देना है के कैप। तो ये हो गया 1 × 1 साइन 90 क्या हुआ 1 एंड दिस इज के कैप। तो भाई आई क्रॉस जे जो हो गया आपका, आई क्रॉस जे दैट इज के कैप। तो इस चीज़ को मैंने आपको इससे पहले डायरेक्ट बता दिया था, लेकिन आप निकालना चाहे तो आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आई क्रॉस जे के, उसी तरह से जे क्रॉस के का भी निकालेंगे, जे क्रॉस के निकालेंगे तो आप आई निकाल सकते हैं, के क्रॉस आई करेंगे तो ये हो जाएगा के क्रॉस आई करेंगे तो जे, और यदि इसको उल्टा कर दे तो निगेटिव में आ जाएगा, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अब समझिए, इस चीज़ को लर्न करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। इस चीज़ को यदि आप मेमोराइज करना चाहें तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, एक सर्कुलर सिस्टम में इस तरीके से आप बनाइए, लेट से दिस इज आई, दिस इज जे एंड दिस इज के कैप। अब समझना है, यदि आपको एंटी क्लॉकवाइज जाइए ए सी डब्ल्यू तो आपको पॉजिटिव लेना है, और यदि क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो निगेटिव लेना है। अब ये ए सी डब्ल्यू और यहाँ पर क्लॉकवाइज का क्या मतलब है भाई, तो अब आप देखिए, जैसे आई क्रॉस जे हमको निकालना है, आई से जे, तो आई से जे जब गए तो कौन सा डायरेक्शन हुआ, तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में। तो जब घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में जाएंगे आई क्रॉस जे, तो ए सी डब्ल्यू में क्या पॉजिटिव, तो आई क्रॉस जे होगा के, अब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो मतलब ए सी डब्ल्यू में क्या पॉजिटिव, तो आई क्रॉस जे ये होगा के, पॉजिटिव के निगेटिव, तो ए सी डब्ल्यू में गए हैं, ए सी डब्ल्यू में गए तो पॉजिटिव। उसी तरह से जे क्रॉस के, तो यदि जे क्रॉस के आ रहे हैं, जे क्रॉस के गए हैं तो क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के गए हैं तो आई होगा, पॉजिटिव की निगेटिव, तो देख लीजिए ए सी डब्ल्यू में गए हैं तो पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा प्लस आई। और के क्रॉस आई तो ये हो जाएगा के आई है तो जे होगा, आंसर तो जे होने वाला है। अब रही बात पॉजिटिव की निगेटिव, तो देखना है कि क्लॉकवाइज गए हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, तो आप क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं, के क्रॉस आई तो ये हो जाएगा प्लस जे। लेकिन वहीं पर आपसे पूछे कि जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई जब गए तो जे क्रॉस आई पे परपेंडिकुलर कौन होगा, तो के, तो आंसर तो के होने वाला है। अब यहाँ पर सोचना यह है कि पॉजिटिव की निगेटिव, तो अब आप देख लीजिए जे से के, जे से आई गए तो किधर गए, क्लॉकवाइज या ए सी डब्ल्यू, तो क्लॉकवाइज में गए। तो जब क्लॉकवाइज में जाएंगे
तो ये हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको माइनस के। तो उसी तरह से बाकी का जितना भी है वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसका यूज करके आप बना सकते हैं। तो ये रही बात, मतलब यूनिट वेक्टर का कैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और क्या उसका मतलब लॉजिक है। अब सपोज हमारे पास वेक्टर दिया है ना, क्रॉस प्रोडक्ट, इस टॉपिक को हम यहाँ से डिलीट करते हैं और नया टॉपिक लेते हैं। टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स when they are in the component form, यदि वो कंपोनेंट में दिया हो तब, कंपोनेंट फॉर्म। समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है। इसका यूज बहुत सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो आपको ये समझना है और इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी याद रखना है। ये प्रोसेस, हम तो पूरा प्रोसेस अभी बताएंगे कि वो आया कैसे, आपको कैलकुलेट करके पूरा एवेल्युएट करके बताएंगे, लेकिन फाइनली आपको हम एक रिजल्ट बता देंगे, जिस रिजल्ट को आप एग्जाम हॉल में, और मतलब बोर्ड का एग्जाम हो या कंपटीशन का हो या जो भी एग्जाम हो, वहाँ आप यूज कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप उतना प्रोसेस फॉलो करें, मतलब बिना प्रोसेस फॉलो किए भी उस रिजल्ट को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो आइए हम उसको देखते हैं कि कैसे होता है। सपोज सबसे पहले चूंकि कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, तो लेट है ना, लेट हमारे पास वेक्टर ए है जो है a1i प्लस a2j एंड दिस इज a3 के, एक वेक्टर है हमारे पास। एक दूसरा वेक्टर समझ लीजिए b1i प्लस b2j एंड देन b3 के, ये दो वेक्टर हो गया हमारे पास। और बोल रहा है कि आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दिखाइए। तो भाई ये बहुत ही आसान है, समझिएगा। ए क्रॉस बी हमसे पूछ रहा है कि क्या होने वाला है, तो अभी हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। समझिएगा, ए क्रॉस बी क्या होगा। तो भाई ए क्रॉस बी, ये वेक्टर मैंने लिखा a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये लिखा मैंने। और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, तो b1i प्लस b2j एंड दिस इज b3k, इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ होगा। अब यहाँ करना क्या है, ये जो a1i देख रहे हैं इसका सब में क्रॉस प्रोडक्ट होगा, मतलब इसका लेंगे एक बार और सबके साथ क्रॉस करेंगे, फिर ये वाला लेंगे, फिर ये इस सब से, फिर ये लेंगे, फिर इस तीनों से। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे a1i कैप क्रॉस प्रोडक्ट b1i प्लस b2j प्लस b3k कैप प्लस a2j क्रॉस ये पूरा b1i प्लस b2j प्लस b3k कैप एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट a3k कैप, इसका क्रॉस करना है यही तीनों से b1i प्लस b2j एंड दिस इज b3k कैप हो गया। अब देखिए कैसे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसको समझिए। भाई आई को पहले a1 b1, तो a1 b1 होगा, और आई क्रॉस आई ये खुद का खुद से, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, तो क्या होगा 0, क्योंकि एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर आर 0। तो आई का आई से, तो ये हो जाएगा आपका 0, a1 ये हो जाएगा 0, हम 0 लिख रहे हैं। अब a1 b2, तो यहाँ लिखाएगा a1 b2। भैया आई क्रॉस जे लिखा हुआ है, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे मैंने आपको बताया था, आपको नहीं याद है तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आप थोड़ा देर के लिए यहाँ पर बना लीजिए। नहीं याद आ रहा है तो, और याद है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सॉफ्टवेयर यदि अपडेटेड है तब कोई बात नहीं है। आई जे के हो गया, आई क्रॉस जे तो क्या देगा प्लस के, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं के आई जे, तो यहाँ लिखेंगे के कैप हो गया। a1 b3 तो लिखेंगे a1 b3, आई क्रॉस के, आई के देख रहे हैं, आई के अपोजिट डायरेक्शन में, तो आई के आई कहता तब जे, आई के बोला तो माइनस जे, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस जे हो गया। a2 b1 जे आई, देखिएगा जे आई तो माइनस के कैप, और ये तो जे वाला है तो जे वाला 0 हो जाएगा, जे जे, तो ये 0 हो गया 0। a2 b3 लिखिए
A2B3 और जे के तो क्या होगा आई, तो यहाँ पर लिख देते हैं आई कैप। अब नीचे देखिए A3B1 तो प्लस A3B1 हो गया, के क्रॉस आई क्या होगा भैया जे, तो यहाँ पर प्लस जे। अब लिखना है A3B2 तो A3B2 और क्या है के जे अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, मतलब क्या क्लॉकवाइज में गए, तो के जे हो जाएगा माइनस आई, तो ये हो जाएगा माइनस आई। और ये के कहाँ गया के तो जीरो, के का के से सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वो थीटा जीरो हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट जीरो। अब समझिए यहाँ पर के वाले हैं, यहाँ जे वाला है, वहाँ आई वाला है, तो आई वाला हम एक जगह कर लेते हैं, जे वाला एक जगह, के वाला एक जगह। समझिएगा आई वाला कहाँ कहाँ है, एक आई वाला यहाँ पर है और दूसरा आई वाला कहाँ पर है, यहाँ पर। फिर जे वाला कहाँ पर है, देखिए जे वाला एक यहाँ पर है, ये वाला जे वाला है, और जे वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है। दूसरा के वाला कहाँ पर है, तो के वाला एक ये है, एक ये है, तो देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आई वाला एक जगह लिख रहे हैं, तो आई कॉमन ले लेंगे ये दोनों में, तो क्या बचेगा A2B3 और आई एक यहाँ पर है, तो माइनस A3B2 और यहाँ पर लिखने वाले हैं आई कैप। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं, ये जे वाला, तो जे वाला में हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया और जो बच गया वो क्या बचेगा ए प्लस बच जाएगा, तो A1B3 और ये वाला प्लस था तो माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस A3B1 हो गया, A3B1 एंड दिस इज जे कैप प्लस के वाला लिख लीजिए, तो के वाला में A1B2 लिखा, A1B2 और यहाँ पर माइनस, ये माइनस है तो माइनस A2B1 और यहाँ पर लिख लीजिए आप के कैप। समझिएगा ऐसा मैंने क्यों किया भाई, ये जो चीज़ दिया हुआ है आपको, ये आप या तो डायरेक्ट ये याद रखिए, मतलब ये अब ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यदि ए और बी दिया हुआ है तो आप ऐसे समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए आई का आई होगा, जे होगा, के होगा, ये तो कन्फर्म है आई जे के होगा। अब होगा कैसे ये समझिए, जैसे आई लिए तो आई वाले को छोड़ दीजिए, इसको इससे माइनस दिस, फिर जे वाला लीजिए तो इसको इससे माइनस दिस, फिर के वाला लीजिए तो इसको छोड़ दीजिए, मतलब इसको हटा करके दिस माइनस दिस आ जाएगा आपका आंसर। तो एक ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, चूँकि आप ये ट्वेल्थ का टॉपिक है और ये लास्ट मतलब वॉल्यूम लास्ट है, तो ट्वेल्थ का है और मतलब लास्ट चैप्टर चल रहा है, तो आपको तो डिटर्मिनेंट 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़े होंगे, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं? ज़रा सोच के देखिए, कैन वी राइट दिस आई जे एंड दिस इज के, क्या हम इसको A1 A2 A3 एंड दिस इज B1 B2 B3, क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं? ज़रा ध्यान से देखिए, जब आप पहला रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होने वाला है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, इसीलिए तो यहाँ माइनस रखा, सो रहा था तो हम प्लस लिए होते, चूँकि हमको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ले जाना था इसीलिए मैंने पहले ही माइनस कॉमन ले लिया था। तो यहाँ पर देखिए आई, जब आई लेंगे तो दिस A2B3 माइनस A3B2 आया कि नहीं, फिर माइनस जे, जब माइनस जे लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस जे A1B3 माइनस A2 माइनस A3B1, और जब के लेंगे तो देखिए के लेंगे तो A1B2 माइनस A2B1, तो आप या तो डिटर्मिनेंट डायरेक्ट याद रखिए, इस पर हम क्वेश्चन लेकर के दिखाएंगे। अब से आपको यही रिजल्ट फॉलो करना है, सो आपको यहाँ पर लिख लेना है A क्रॉस B, दिस मतलब A क्रॉस B, दिस इज द इम्पोर्टेंट रिजल्ट। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट है और आप इसको जमाल घोटी की तरह पी जाइए ठीक है, तो ये बात हो गई। तो A क्रॉस B मतलब निकालने का ये तरीका हो गया। यदि हमको इसका मैग्नीट्यूड कहे, यदि A क्रॉस B, यदि हमसे ये पूछ दे यहाँ पर कि भैया आप इसका ऐसा करिए, A क्रॉस B जो भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड बता दीजिए, तो पहले तो आप इसको सॉल्व करिए, तो ये बनेगा, ये जो भी आएगा तो वो तो आई जे के फॉर्म में आएगा, मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। मतलब अभी यहाँ पर जब आप A क्रॉस B जब किए तो सपोज इसको एवेल्युएट करने के बाद इस फॉर्म में आ गया, जब इस फॉर्म में आ जाएगा
तब आप यहाँ से आपको मैग्नीट्यूड बोल रहा है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो सिंपली क्या कर देना है, स्क्वायर रूट और ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट आप आसानी से, मतलब काफ़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई ए क्रॉस बी का, मतलब ए क्रॉस बी निकालते कैसे हैं और कैसे इस तरीके से करते हैं। चलिए हम इस पर एक क्वेश्चन लेकर के आपको दिखाते हैं, फिर समझ में आएगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है भैया, ए वेक्टर ए दिया हुआ है, मान लीजिए 3i माइनस 4j प्लस 5k दिया हुआ है, और वेक्टर बी मैंने ले लिया i प्लस 2j एंड माइनस k ले लिया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड क्या? तो ए क्रॉस बी, और दूसरा पूछ रहा है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी बता दीजिए, दोनों बता दीजिए, मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अच्छा, आपसे हम और भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। आप ये भी बताइए, ये भी बताइए, आप क्या बताइए, बी क्रॉस ए भी बताइए, आप एक चीज़ और बताइए, ए डॉट बी बताइए, आप ये सब बताइए ये आपका रिवीजन हो जाएगा। हम तो अभी ए क्रॉस बी आपको बस निकाल के दिखाएंगे। तो आइए ए क्रॉस बी हम आपको निकाल करके दिखा रहे हैं। सॉल्यूशन में बहुत ही आसान है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा? तो करना क्या है, आपको आई लिखना है, जे लिखना है, के लिखना है। अब आई जे का कोफिशिएंट क्या है, वेक्टर ए में लिख लीजिए 3 है, माइनस 4 है और 5 है। इसका क्या होगा भैया? तो 1 है, 2 है, माइनस 1 है। अब देखिए क्या करना है, जब आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग जाते हैं, और जब जिस रो या कॉलम के अकॉर्डिंग जाते हैं तो वहाँ पर आपको साइन फॉलो करना होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साइन मतलब क्या, जैसे ये वाला साइन होता है प्लस, ये होगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। तो आपको लिखना है जैसे आई लिखे, अब आई के साथ क्या नंबर होगा, तो जब आई लिखिएगा तो इस रो इस कॉलम को छोड़ दीजिए और इसको मल्टीप्लाई करिए, तो दिस इंटू दिस, -4 इंटू -1 तो 4, -2 5 जा 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए बीच वाला का साइन प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस जे लिखेंगे। माइनस जे में क्या लिखाएगा भैया, तो इसको इस जे जिस कॉलम और जिस रो का एलिमेंट है उसको छोड़ दीजिए, तो ये और इसको छोड़ दिया, तो 3 इंटू -1 -3 माइनस दिस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो मैंने 4 लिखा, प्लस के, तो के कैप लिखा, और ये इंटू ये इसको छोड़ दीजिए, तो 3 2 जा 6, अब माइनस माइनस प्लस होने वाला है, तो यहाँ पर आएगा -6i, और ये हो जाएगा 4 - 3 तो 1, और ये हो जाएगा -j, और ये हो जाएगा +10k कैप। तो ये आ गया, यही आपका आंसर हुआ। तो ये ए क्रॉस बी था, और बी क्रॉस ए आएगा तो आप या तो निकालिए या नहीं तो इसी का निगेटिव हो जाएगा। सपोज हमसे पूछेगा कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो कुछ नहीं है, मैंने बताया था कि जब आपका आई जे के में आ जाएगा तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ जो भी नंबर है -6 का स्क्वायर लेना है, प्लस -1 का होल स्क्वायर, प्लस 10 का स्क्वायर लेना है भैया। तो ये होने वाला है आपको कुछ, क्या होने वाला है समझ लीजिए, ये हो जाएगा 36 + 1 + 100। अब इसको जो भी है कैलकुलेट करके लिख लीजिए, 137 का स्क्वायर रूट, और जो भी आएगा दैट विल बी द आंसर। मतलब यहाँ मैंने डैश लिखा, मतलब व्हाट विल बी, इट विल बी द आंसर। तो ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है तो आप खुद ही निकालिए, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, आप मतलब बस हम दे दिए ताकि आप इंगेज हो जाइए और कुछ मतलब प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये बात थी ए क्रॉस बी से रिलेटेड जो कि मैंने बताया, और क्या फार्मूला था वो भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है ये समझिए। यहाँ पर आपसे बोला जा सकता है इसी क्वेश्चन में कि मतलब बोला जा सकता है कि इन द अबव क्वेश्चन, इन द अबव क्वेश्चन, इन द अबव क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट, है ना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बोल रहा है आपसे कि एक ऐसा वेक्टर निकालिए जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो। कहने का मतलब आपसे क्या बोला जा रहा है कि ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, एंड दिस इज वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है
और इस दोनों पे जो परपेंडिकुलर है भैया, इस दोनों पे परपेंडिकुलर जो कि यूनिट वेक्टर है, ये मार्कर का है ले लिए हम, दोनों पे जो परपेंडिकुलर होगा, तो बोल रहा है कि इस पे जो परपेंडिकुलर आएगा वो ये इस यूनिट वेक्टर के बारे में बताइए। और आपको पता होगा कि नीचे भी तो हो सकता है माइनस एन कैप, इसका मतलब दो आएगा, मैंने बताया था प्लस माइनस। तो एन कैप का क्या सॉल्यूशन था याद करिए, एन कैप इक्वल टू क्या होता था, तो ये होता था आपको एन कैप लिखिए, एन कैप का मतलब ऑलरेडी क्लियर हो गया कि ये यूनिट वेक्टर है। तो एन कैप मतलब ए क्रॉस बी लिखना है और इसको इसी के मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड कर देना और ये प्लस माइनस में आएगा। तो कहने का मतलब प्लस माइनस, और ए क्रॉस बी तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया था, तो ए क्रॉस बी जो भी आया वो लिखे यहाँ पर -6i माइनस जे प्लस 10k कैप जो भी आया और डिवाइड कर देना है इसी के मैग्नीट्यूड से। तो इसका मैग्नीट्यूड आया था 100√37, 137 का स्क्वायर रूट, यही आया था 3601, तो ये हो गया। अब आप इसको मतलब प्लस माइनस इसको सब में डिवाइड कर दीजिए, तो -6/√137 आई कैप -1/√137 जे कैप प्लस 10/√137 के कैप, ये हो गया। अब यहाँ पर दो सेट है, या तो प्लस वाला ले लीजिए माइनस वाला, मतलब दो केस है, तो एक प्लस वाला लेंगे तो यही होगा √137 आई कैप -1/137 जे कैप प्लस 10/√137 के कैप, और माइनस वाला जब लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 6/137 आई कैप, और ये माइनस माइनस प्लस 1/137 के कैप, एंड दिस इज माइनस हो जाएगा -10/√137 के कैप। तो इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन वेक्टर आप मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तरीका था निकालने का। तो ये मतलब पूरी बात ए क्रॉस बी से रिलेटेड। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड दिस टॉपिक इज, जैसा कि मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट में बताया था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, आइए इसको समझते हैं और इसमें क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल रहे हैं, ज़रा देखिए समझिए और इसका आनंद लीजिए। तो ये हम बोल सकते हैं भैया, दिस इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, समझ रहे हैं आप, क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे ये हम आपको बताने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर का यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ज्योमेट्रिकली वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आइए समझते हैं। समझिए, जैसे ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, मान लेते हैं ये वेक्टर बी है, दिस इज वेक्टर बी, ये वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। अब इसको हम लोग इस तरीके से मतलब एक क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम बनाया, लेट से इट इज, ये इस तरीके से मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया। अब थोड़ा देखने में लग नहीं रहा है तो हम इसको ए क्रॉस बी, यहाँ पर हम दिस इज ओ ए, लेट से इट इज बी एंड दिस इज सी। मतलब हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट एक पैरेललोग्राम बना दिया ओ ए सी बी। तो लेट ओ ए सी बी इज पैरेललोग्राम, ठीक है, वेयर ओ ए पैरेललोग्राम का जो दो वेक्टर हैं, पैरेललोग्राम का जो दो साइड है, दो एडजेसेंट साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेयर टू एडजेसेंट साइड्स आर
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हो गया, दो एक ए है एक वेक्टर बी है। अब समझिए, यदि हम आपसे ये पूछे कि भैया ए क्रॉस बी क्या होने वाला है, तो आप बोलेंगे ए क्रॉस बी होगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। चलिए इसको मैंने ऐसे लिखा। दूसरी बात यदि हम ये बोले कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी क्या होगा, तो क्या होगा, आपको याद होगा बचपन में कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता था, तो बेस इनटू हाइट होता है, याद होगा तब। नहीं याद है तो यहाँ देख लीजिए, बेस इनटू हाइट। अब बेस क्या होगा, तो ओ ए, द बेस इज ओ ए, एंड हाइट क्या है, तो हाइट यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, तो ये हो गया बी एंड दिस इज एम, बी एम, दिस इज बी एम। भैया ओ ए कैसे निकाले, और ये बी मतलब ओ ए, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो इसको हम सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और बी एम कैसे निकालिए, तो समझिएगा साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा ओ बी एम में, ट्रैंगल ओ बी एम यदि हम लेते हैं तो हम क्या ऐसा लिखें, बी एम बाई ओ बी, तो बी एम बराबर क्या होने वाला है, ओ बी साइन थीटा, और ओ बी वेक्टर, ओ बी क्या था, वेक्टर बी था, तो हम इसको बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बी एम के जगह हम लिखने वाले हैं बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। हम चाहे तो इसको ए बी साइन थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए को सिंपली ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को सिंपली बी, एंड ये साइन थीटा, ये हुआ। अब जरा देखिए, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फ्रॉम 1 एंड 2 क्या निकला आपको, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी क्या मिला भैया, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए सी बी, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर यूनिट वेक्टर एन। तो ये जो ए क्रॉस बी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे को हम बोलेंगे ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चूंकि एन वेक्टर लगा हुआ है तो बोलेंगे वेक्टर एरिया, इस पूरे को बोलेंगे वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यदि पूछ रहा है तो वो क्या होता है, तो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। और किसका एरिया, तो एक पैरेललोग्राम का जिसका दो साइड वो दोनों वेक्टर रहा होगा। यदि हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें यहाँ पर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो भाई यहाँ जैसे ही मैग्नीट्यूड लेंगे इसमें तो एन का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो ये सिंपली क्या देने वाला है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कहने का मतलब 10 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भैया क्या हुआ, तो ये हो गया ए क्रॉस बी और उसका मैग्नीट्यूड। और ये भी आपके लिए एक नया रिजल्ट आ गया और जिस पर खूब क्वेश्चन पूछता है, तो ये भी एक फार्मूला बन गया। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिजल्ट। कहने का मतलब आपको दो मतलब पैरेललोग्राम का दो साइड दे देगा, अब बोलेगा कि बताओ इसका एरिया क्या है, तो क्या करना है, तो उसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे, तो वो डिटर्मिनेंट का यूज कर लीजिए, और जब वो आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो उसका आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और बोला जाता है, यहाँ पर एक और टॉपिक बनता है, वो टॉपिक क्या है ये ज़रा समझिए। यदि सपोज हमसे ये पूछे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, समझिएगा क्या बोला जा रहा है भैया, तो ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का एरिया निकालना है भाई साहब, तो हमको डेटा देना चाहिए। तो डेटा क्या है वो समझ लीजिए, ये आपके पास कोई ट्रायंगल दिया है और दो ठो साइड दे दिया है,
दो ठो साइड, एक वेक्टर ए, एक साइड जो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करा है, दूसरा वेक्टर बी को, और दोनों के बीच कुछ एंगल जो भी रहा। तो हमारे पास दो वेक्टर दिया है, दो वेक्टर दिया है, और वो दोनों वेक्टर ट्रायंगल का दो साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपसे पूछेगा कि बताओ इसका एरिया क्या है। तो अब आप समझिए कि यदि ये ट्रायंगल है तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, थोड़ा देर के लिए इमेजिन करिए कि यदि हम इससे एक पैरेललोग्राम ऐसे बना ले इस तरीके से, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया, जैसे ये ओ है, दिस इज ए है, दिस इज बी है, और दिस इज सी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यदि हमसे पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आप 9th क्लास में एक थ्योरम था कि मतलब डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इन टू इक्वल ट्रायंगल हैविंग इक्वल एरिया, टू ट्रायंगल हैविंग इक्वल एरिया। तो भाई ये डायगोनल ही तो है, और ये डायगोनल है तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो ये ओ ए बी का एरिया क्या होगा, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहाँ से हाफ और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो ए क्रॉस बी और उसका मैग्नीट्यूड। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। और ये ट्रायंगल यदि दिया हुआ, ट्रायंगल का दो साइड, तो आप वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है। चलिए हम इस पे कुछ क्वेश्चन ले करके आपको दिखाते हैं। जैसे आपको दिया रहेगा, भाई बोला जाएगा कि क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम having two adjacent sides as, मैंने दो वेक्टर दे दिया, वेक्टर ए मैंने दे दिया तो i माइनस जे प्लस के, और वेक्टर बी मैंने दे दिया, एक और दे दिया वेक्टर बी, वो मैंने दे दिया 2i प्लस 3j माइनस 4k मैंने दे दिया। तो इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे तो आप फिगर बना ले तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये सब है लोगों का काम है, मतलब ये अच्छा हैबिट है कि आप फिगर बना पा रहे हैं तो बेहतर लगता है। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ये दो वेक्टर हैं और इसी का बोल रहे हैं कि हमसे एरिया निकालिए। तो यहाँ पर साफ लिखेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, किसका, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा भैया, तो यहाँ पर लिखना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो अब आप सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। तो ए क्रॉस बी होगा क्या, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए मैंने बता दिया है आई जे के लिखना है, और इसका जो कंपोनेंट है तो क्या है 1 माइनस 1 1 1 है, माइनस 1 है, 1 है, फिर क्या है 2 है, 3 है, माइनस 4 है, लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसका मतलब ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो आई, अब क्या लेंगे, इसको हटाइए, तो दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा आपको 4 माइनस 3 माइनस जे, बताया था मैंने ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस। तो जब माइनस जे लेंगे तो दिस इंटू दिस, तो ये -4 होगा, -2 होने वाला है, प्लस के कैप, तो के कैप क्या होने वाला है, तो दिस इंटू दिस जो कि 3 होने वाला है, माइनस दिस, तो माइनस माइनस प्लस जो कि 2 होने वाला है। अब ये आपको आ जाएगा 4 माइनस 3 जो कि 1 होगा, तो आई हुआ -4 माइनस 2, तो -6, माइनस माइनस प्लस, तो +6 जे है ना। और यहाँ पर आ जाएगा आपको 3 + 2 5 के कैप। आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट 1 + 36 + 25, ये हो जाएगा आपको कितना हो गया 36, और ये तो 37 + 25 7 and 5 12, 3 + 2 5 5 + 1 6, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 62 यूनिट, मतलब ये मैग्नीट्यूड आया। सो एरिया हो जाएगा, सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो सीधा बोल देना है
वही स्क्वायर रूट ऑफ 62 और स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है तो स्क्वायर में होता है, मतलब मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए। कुछ लोग को लिखता ही नहीं है, कुछ मतलब सीधा लिख दिया नंबर, लेकिन आप यूनिट लिख देते हैं। पहले से यूनिट लिखने का मतलब ये नहीं कि हम बोले आप मीटर स्क्वायर लिख दीजिए या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, बस आप ये मेंशन कर दीजिए कि स्क्वायर यूनिट, तो पता चलता है कि आपके पास नॉलेज है, कि आपको ये पता है कि एरिया का यूनिट क्या होगा। या वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्यूबिक यूनिट लिख दीजिए, क्यूबिक यूनिट को सीसी, इस तरीके से। खैर ये सब तो मतलब है। उसी तरह से यदि मान लीजिए ये ट्रायंगल का साइड दिया होता तो फिर ए क्रॉस बी निकाल करके उसको हाफ से ये कर देते तो इस तरीके से आता। अब चले हम इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मतलब ए क्रॉस हम लोगों ने देखा कि ए क्रॉस बी होता क्या है, ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, फिर हम लोगों ने देखा था राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सब आपने समझ गया। अब जरा ये टॉपिक पर आते हैं, आगे थोड़ा बढ़ाते हैं। देखिए ये वही टॉपिक है जो हम आपको बहुत शुरू में बताए थे, ये स्क्रू सिस्टम है। ये मतलब वो थोड़ा सा टेढ़ा करके मतलब ऊपर करके लिया है, जो मैंने आपको बताया था ये वाला, देख रहे हैं, ये इन्होंने ऐसे लिया है, ये इन्होंने ऐसे लिया है, देखिए ऐसे लिया है, और ये बिना डंडी वाला लिया, मैंने डंडा वाला लिया है। तो ये वही चीज़ है, स्क्रू से इन्होंने ऐसे रखा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप उल्टा रखिए चाहे सीधा रखिए। आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे तो स्क्रू रूल का एक जगह और काम आता है, कहाँ पर याद है, क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको निकालना रहता है तो वहाँ पर इसका यूज होता है। मैक्सवेल राइट हैंड रूल करके कुछ आता है, तो उसमें आपको मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल या पाम रूल में, तो वहाँ पर स्क्रू रूल का यूज होता है। मैक्सवेल राइट हैंड पाम रूल, या नहीं तो मैक्सवेल राइट हैंड कर्ल फिंगर रूल, चाहे मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल, तो उस स्क्रू में इसी स्क्रू का काम है। तो ये देखिए यहाँ पर, तो वही इन्होंने बोला कि इसको यदि आप ऐसे घुमाएंगे तो इधर जाएगा। अब इसमें जो अंग्रेजी लिखा हुआ है इतना भयानक लिखा हुआ है कि आपको सिर के ऊपर से चला जाएगा। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये एनसीईआरटी की बात है, ये बुक मतलब एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो यही लिखा हुआ है। जरा समझिए क्या लिखा है। बात तो बहुत अच्छी रहती है, नो डाउट, मैंने कई बार बोला है, बुक में जो चीज़ें लिखा रहता है वो मतलब बहुत ही बेहतरीन, शानदार, एकदम ज़बरदस्त बात लिखा रहता है, लेकिन समझने के लिए उतना क्वालिटी होना चाहिए। अब ज़रा देखिए क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, जरा समझिए। बोल रहा है कि वी हैव डिस्कस्ड ऑन द 3 डायमेंशन, मतलब 3D में हम लोगों ने राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर सिस्टम, ये रेक्टेंगुलर सिस्टम क्या होता है, रेक्टेंगुलर सिस्टम में बस देखिए क्या होता है, इन दिस सिस्टम व्हेन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब हुआ ACW, घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में। अब तो आज लोग डिजिटल घड़ी पहन रहा है, वो भी नहीं पता है, वो मतलब टिप टप वाला पहनता है, उसमें पता ही नहीं चलता है कि घड़ी का विपरीत क्लॉकवाइज क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ। तो वो आप ये वाला घड़ी देखें ऐसे, ये वाला निडिल वाला, इसमें आप देखिएगा तो इस तरीके से एक मतलब मिनट हैंड, आवर हैंड, मिनट हैंड, और एक उससे भी बड़ा होता है सेकेंड हैंड, तो सेकेंड हैंड वाला अब तो बहुत कम ही रहेगा। मतलब ये यदि आपका घड़ी ऐसे चलता है ऐसे, तो ये इस डायरेक्शन में हुआ तो ये हुआ क्लॉकवाइज, और यदि यही आप अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो ये हुआ आपको ACW, और इसको बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि यदि आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रोटेटेड थ्रू काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इनटू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर यदि आप मूव करते हैं तो राइट हैंडेड स्टैंडर्ड स्क्रू वुड एडवांस इन द डायरेक्शन, वुड एडवांस मतलब किधर मूव करेगा, यदि एक्स से वाई की ओर जाएगा तो वो किधर जाएगा, इट विल गो इन द, इसका जो डायरेक्शन है इट्स डायरेक्शन विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो यही इन्होंने बोला कि जो जेड एक्सिस मतलब उसका जो डायरेक्शन आएगा तो वुड एडवांस मतलब उस डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट करेगा। ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा हम ये बोलेंगे कि ये जो इसको रोटेट करेंगे तो ये जैसे एक्स क्रॉस वाई करते हैं तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो जेड डायरेक्शन में जाएगा, वही इन्होंने बोला। और इन्होंने बोला कि ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तब जा करके ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जाएगा। इन अ राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम द थंब ऑफ द राइट हैंडेड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस,
देख रहे हैं थंब जो है किसके ओर बता रहा है, जेड एक्सिस। तो ये वही बात है जो मैंने आपको इतना बताया इससे पहले ऑलरेडी। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि आखिर लाइन कह क्या रहा है। लोग तो चाहते हैं कि कैसे कैसे एक फार्मूला मिल जाए किसी भी तरह से कि पुट पाट करे आंसर निकल जाए बात खत्म, तो उससे पढ़ाई होने वाला नहीं है। यदि आप रियली में पढ़ना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको समय देना पड़ेगा, चीज़ों को ठीक से समझना पड़ेगा, लाइन कह क्या रहा है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। आंसर तो आएगा ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। अब यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा और ये डायरेक्शन एन, तो ये यही है। ए क्रॉस बी यदि आप लेंगे तो ये एन कैप, और ये एन यदि उसका अपोजिट लेंगे तो ये परपेंडिकुलर टू दिस। यदि ए और बी में से कोई भी एक जीरो हो गया तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, जीरो। तो सेम बात जो मैंने बोला तो वही बोला हुआ है। अब ए क्रॉस बी जीरो होगा, यदि ए और बी पैरेलल हो गया तो जीरो हो जाएगा, या कोलिनियर हुआ तो भी जीरो हो गया। तो यदि थीटा जीरो है तो भी हो जाएगा, पाई आ रहा है थीटा तो भी जीरो हो गया। अब ये आई क्रॉस जे, याद है अभी मैंने आपको बताया था सर्कुलर सिस्टम, यदि आप ए सी डब्ल्यू में जा रहे हैं तो पॉजिटिव लीजिए, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो निगेटिव। तो आई क्रॉस जे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, खुद का खुद से लीजिए तो ये जीरो हो जाएगा। लेकिन आई जे के आई, के आई जे, और उसी का अपोजिट कर दीजिए तो निगेटिव में आ जाएगा। तो ये भी बात आप जानते हैं। इसको हटाइए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस एक दूसरे का निगेटिव होता है, बात सही है जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होता है। ए क्रॉस बी एन वन और जो जो डायरेक्शन होता है एक ऊपर और एक नीचे, तो एक दूसरे का निगेटिव होता है, वही उन्होंने बोला। अब ये देखिए यहाँ पर, इफ ए एंड बी आर द रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्रायंगल देन इट्स एरिया, इसका एरिया क्या होगा, तो हाफ ए क्रॉस बी। यदि ये ट्रायंगल का दो साइड रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका एरिया क्या होगा भैया, तो ये होगा हाफ और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हो गया। और यहीं पर पैरेललोग्राम होता है, कहीं पर लिखा होगा शायद, पैरेललोग्राम का एरिया होगा ए क्रॉस बी सिंपली, ये यहाँ पर नहीं दिया होगा कहीं पर। तो हाँ ये पैरेललोग्राम है, यदि इसका दो साइड दिया हुआ है ए क्रॉस ए एंड बी, तो इसका एरिया क्या होगा, इफ ए एंड बी रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम देन इट्स एरिया इज गिवन बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो ये बात हो गई। अब एक, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसका एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, समझिएगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप नंबर में पढ़े थे, जैसे 2 × 3 + 4 बोलेगा तो क्या होता है 2 × 3 + 2 × 4। हम बोलते थे कि मतलब नंबर में कांस्टेंट, मान लीजिए इंटीजर है या जो भी है रियल नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे कि एडिशन फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और मान लीजिए इसमें ऐसे लगा दीजिए 3 - 4, तो इसको लिखेंगे 2 × 3 - 2 × 4, ये बात है। ठीक उसी तरह से वेक्टर के लिए भी लागू होता है। वेक्टर में क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो A क्रॉस B + C यदि रहे तो आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं A क्रॉस B एंड A क्रॉस C, ऐसे आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि कॉमन आएगा, तो ये बात हो जाएगी। और मान लीजिए यहाँ पर माइनस रहा होता, सपोज A क्रॉस B और यहाँ माइनस होता, तो आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं A क्रॉस B एंड दिस इज माइनस A क्रॉस C। आप चाहे तो B में से C माइनस करिए फिर ये काम करिए तब क्रॉस करिए, या नहीं तो आप A क्रॉस B और माइनस A क्रॉस C ऐसे भी आप कर सकते हैं। और ये कौन सा लॉ हुआ, तो दिस इज वेक्टर, दिस इज द मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ओवर सबट्रैक्शन हो गया। अब ये मान लीजिए लैम्डा A क्रॉस B, यहाँ पर समझिए क्या हुआ, ये तो पहला प्रॉपर्टी बोला, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोला वो समझ लीजिए। मान लीजिए लैम्डा है, कोई कांस्टेंट है, और A क्रॉस B लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप चाहे तो आप लैम्डा A क्रॉस ऐसे लिख लीजिए एंड दिस इज B, या नहीं तो आप चाहे तो A क्रॉस लैम्डा B ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी बात चलने वाला है। और ये तो मैंने बहुत पहले बता दिया कि यदि ये कंपोनेंट फॉर्म में होता है तो A क्रॉस B जो होगा उसको आप डिटर्मिनेंट का यूज करके A क्रॉस B आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे। तो ये बात हो गई।
अब ये एक्सरसाइज मतलब वेक्टर अलजेब्रा का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.4 है, और क्रॉस प्रोडक्ट के जितने क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। हम इस एक्सरसाइज में केवल थ्योरी डिस्कस किया है, तो इसमें हम क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के लिए हम नया लेक्चर अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका आज का लेक्चर यहीं पर रोकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग नए लेक्चर में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई जोश और उमंग के साथ। आप भी तैयारी करके आइए, हम भी तैयारी करके आएंगे, और वहाँ पर इस क्वेश्चन को डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।